आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि महसूस करने वाली किताब है। हाँ बिल्कुल, ये इंसान की जो सहन शक्ति है और जीवन में अर्थ ढूंढने की जो उसकी तलाश है, उसकी एक असाधारण कहानी है। और हमारे पास जो इसकी समीक्षा है वो भी यही बताती है कि ये कोई मामूली संस्मरण या सिर्फ मनोविज्ञान की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों का एक बहुत गहरा मिश्रण है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि फ्रैंकल के जो अनुभव रहे यातना शिविरों में और जो उनका सिद्धांत है लोगोथेरेपी, उसके जरूरी हिस्सों को समझें। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है वो ये कि फ्रैंकल जो खुद एक मनोचिकित्सक थे और उन भयानक हालातों से गुजरे, हाँ, उनका ये नतीजा निकालना कि जिनके पास जीने का कोई क्यों था, कोई वजह थी, वो लगभग हर मुश्किल को झेल गए। सही रहा। ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो किताब का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधा नाजी डेथ कैंप्स में ले जाता है। आउशविट्स का भी जिक्र है। फ्रैंकल वहाँ की जो क्रूरता थी, भूखमरी, अपमान, उसका बहुत कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, लेकिन उनका फोकस सिर्फ तकलीफें गिनाने पर नहीं है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी मुश्किल, इतनी अमानवीय परिस्थितियों में भी कुछ लोग कैसे टिके रहे, मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से। बिल्कुल, यही पहेली थी। और उन्होंने कुछ हैरान करने वाले पैटर्न देखे, जैसे जिन कैदियों ने जीने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, हाँ, जिनकी आंखों की वो चमक चली गई थी, वो शारीरिक तौर पर भी जल्दी टूट गए, जल्दी उनकी मृत्यु हुई। अच्छा। भले ही उनकी बाहरी स्थिति शायद दूसरों जैसी ही हो, हाँ, कई बार दूसरों से बेहतर भी। और दूसरी तरफ जिनके मन में कोई मकसद था, जैसे किसी अपने से दोबारा मिलने की जबरदस्त इच्छा, या कोई अधूरा काम पूरा करना हो, हाँ, या कोई गहरी धार्मिक आस्था हो, उनमें एक अलग ही तरह की मानसिक मजबूती थी, वो टिके रहे। और यहीं पर वो सबसे बड़ी बात आती है ना, कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान से उसकी एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता, अपने नजरिए को, अपने रवैये को चुनने की आजादी। उन हालातों में ये सोचना भी कमाल है। और यही जो आंतरिक स्वतंत्रता है, यही फ्रैंकल के काम का, उनकी लोगोथेरेपी का केंद्र बनी। ये किताब का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाला हिस्सा है। लोगोथेरेपी, ये शब्द थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये मनोचिकित्सा का एक तरीका है जो फ्रैंकल ने विकसित किया। ये फ्रॉइड या एडलर से थोड़ा अलग है। फ्रॉइड मानते थे कि इंसान की मूल इच्छा सुख पाना है, एडलर मानते थे शक्ति पाना। अच्छा। लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि नहीं, इंसान की जो सबसे बुनियादी, सबसे गहरी इच्छा है वो है जीवन में अर्थ खोजना, विल टू मीनिंग। अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग, ये तो आज की जिंदगी में भी बहुत सच लगता है। बिल्कुल। तो लोगोथेरेपी के आप कह सकती हैं 3 मुख्य आइडिया हैं। पहला, जीवन में हर हाल में, यहाँ तक कि दुख और तकलीफ में भी कोई ना कोई अर्थ छिपा हो सकता है। हर हाल में हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा इसी अर्थ को खोजना है। और तीसरा, जो हमने पहले भी कहा, हम शायद अपनी बाहरी परिस्थितियों को ना बदल सकें, लेकिन उनके प्रति अपना नजरिया चुनने के लिए हम हमेशा आजाद हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है, जैसे फ्रैंकल ने अपने मरीजों की मदद कैसे की इस थेरेपी से? हाँ, वो अक्सर ऐसे लोगों का जिक्र करते थे जो गहरे डिप्रेशन में थे, या जिन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी एकदम खाली है, बेमतलब है। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम जिसे कहते हैं। हाँ, वही। तो मान लीजिए कोई अपनी नौकरी खो देता है या किसी अपने को, उसे लगता है सब खत्म। लोगोथेरेपी उसे ये देखने में मदद करती कि शायद इस दुख में भी कोई अर्थ है। जैसे शायद ये दूसरों की मदद करने का एक नया रास्ता खोले, या खुद को बेहतर बनाने का मौका दे, या उस खोए हुए रिश्ते की अहमियत नए सिरे से समझाए। तो जब वो कोई उद्देश्य ढूंढ लेते थे तो निराशा से बाहर आ पाते थे। इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। हाँ, बहुत सी हैं। एक तो ये कि जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। वाह। और शायद सबसे जानी मानी लाइन, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, उसकी आखिरी मानवीय स्वतंत्रता, किसी भी परिस्थिति में अपने रवैये को चुनने की स्वतंत्रता। ये तो कमाल की बात है। और एक और, तकलीफ उसी पल तकलीफ नहीं रहती जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है, जैसे कि किसी त्याग का अर्थ। ये खुद को बदलने की चुनौती वाली बात, ये आज भी कितनी जरूरी लगती है, नहीं? जब लगता है कि बाहर इतना कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम मुख्य विषय देखें तो वो क्या उभरते हैं? एक तो पीड़ा, जो जीवन का हिस्सा है लेकिन उसमें भी अर्थ मिल सकता है। दूसरा, मन की आजादी, कि हम जो होता है
उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। सही। तीसरा उद्देश्य, जीवन का मतलब प्यार में, अपने काम में या मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने में मिल सकता है। और चौथा? आशा, उम्मीद, जो इसी अर्थ की तलाश से पैदा होती है और यही उम्मीद हमें जिंदा रखती है, आगे बढ़ाती है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए है? कौन इसे पढ़े? वैसे तो मुझे लगता है ये हर किसी के लिए है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, लेकिन खास तौर पर जो लोग किसी दुख से, नुकसान से या बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, या जो जीवन के उद्देश्य को लेकर सोच में पड़े हैं। हाँ, उनके लिए। और जो लोग मनोविज्ञान, दर्शन या इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। इसकी खूबी ये है कि ये गहरी फिलॉसफी को बहुत सरल, बहुत निजी अंदाज में बताती है। ये कोई झूठी उम्मीद नहीं देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यथार्थवादी है, जमीन पर रहकर उम्मीद जगाती है। तो अगर हम सार निकालें तो फ्रैंकल का जो सबसे शक्तिशाली संदेश है वो यही है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जीवन में अर्थ खोजना, यही हमें मुश्किलों से उबारता है, हमें ताकत देता है और शायद संतुष्टि भी। बिल्कुल, ये सिर्फ सांस लेते रहने के बारे में नहीं है, ये एक मकसद के साथ जीने के बारे में है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि अपने रवैये को चुनने की आज़ादी हमेशा हमारे पास है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नए और रोचक बुक रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा है।